नमस्कार। आप सब बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम आपकी जो द्वितीय पुस्तक है भारतीय समाज, उसकी प्रथम इकाई के अवधारणाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके इस पेपर का नाम ही भारतीय समाज है, तो भारतीय समाज से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उनकी चर्चा हम इस पेपर में करेंगे। प्रथम इकाई में आपके भारतीय समाज की संस्कृति की विशेषताओं के संबंध में अवधारणाएं हैं। विविधता में एकता, भारतीय समाज की संरचना आदि पर अध्ययन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज का निर्माण विभिन्न संस्कृतियों एवं प्रजातीय तत्वों से मिलकर हुआ। इस अति प्राचीन भारतीय समाज में सांस्कृतिक बहुलतावाद देखने को मिलता है। सांस्कृतिक बहुलतावाद से आशय एक स्थान विशेष में एक समय में विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाने से है। यहाँ मैं आपको बता दूं, सांस्कृतिक बहुलतावाद से संबंधित 2 नंबर का जो छोटा प्रश्न है, इसकी परिभाषा को लेकर आपसे पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक बहुलतावाद की परिभाषा ही अपने आप में भारतीय समाज की संपूर्ण विशेषताओं को समाहित किए हुए। अब हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों एवं प्रजातीय तत्वों से भारतीय समाज का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय समाज में यह एक लोकोक्ति या मुहावरा या कहावत है कि 2 कोस पर वाणी और 2.5 कोस पर पानी बदल जाता है। अर्थात थोड़ी सी दूरी पर जाते ही आपको एक ऐसा समूह मिलेगा जिस समूह की बोली अर्थात भाषा आपकी भाषा से अलग होगी या कुछ अंतर लिए होगी। ये जो मुहावरा, कहानी, लोकोक्ति है, यह अपने आप में यह स्पष्ट करती है कि भारतीय समाज में विभिन्नता बहुत गहराई से है। विभिन्न प्रजाति तत्वों से भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। भारतीय समाज को मूलतः किस प्रजाति तत्व से जुड़ा हुआ माना जाए, इसको लेकर भी समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों और प्रजातीय विद्वानों में खास संवाद स्थापित होते रहते हैं। भारतीय समाज मूलतः मंगोलाइड पीले रंग से संबंधित है। फिर भी भारतीय समाज की संस्कृति को अगर आप देखें तो साउथ से लेके उत्तर तक, दक्षिण से लेके उत्तर तक भारतीय समाज के लोगों के जो शारीरिक रंग है उसमें अंतर देखने को मिलेगा। दक्षिण दिशा के जो भारतीय लोग हैं वह काले और उत्तर दिशा के जो लोग हैं वह स्वर्ण श्वेत रंग के पाए जाते हैं। अर्थात विभिन्न प्रजातीय तत्वों का संकलन भी भारतीय समाज में पाया जाता है। इन्हीं दोनों विभिन्नताओं के कारण भारतीय संस्कृति को सांस्कृतिक बहुलतावाद से परिभाषित किया गया है। सांस्कृतिक बहुलतावाद की जो परिभाषा है, एक स्थान विशेष में एक से अधिक संस्कृतियों का पाया जाना और उसका समय भी एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना सांस्कृतिक बहुलतावाद कहलाता है। भारतीय समाज का जो अध्ययन है, उस अध्ययन का जो उद्विकास है, भारतीय समाज का उद्विकासीय जो अध्ययन क्षेत्र है, उसकी भी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए विभिन्न ग्रंथ भारतीय समाज में हैं, जिसके अंतर्गत धर्म ग्रंथ हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित, जिसमें वेद, अरण्य, उपनिषद आदि को रखा गया है। इसके अलावा जैन धर्म के अंतर्गत परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, जैन आगमन, बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक,
पाली, बौद्ध व संस्कृत आदि ग्रंथों के माध्यम से भी भारतीय समाज की का अध्ययन किया गया है। कुछ ऐतिहासिक और सामाजिक ग्रंथ भी हैं, जिसके अंतर्गत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, गार्गी संहिता, मुद्राक्षस, धर्मचरित्र, राजतरंगिणी, अकबरनामा आदि सामाजिक ग्रंथ भी भारतीय समाज की ऐतिहासिक विवेचन करते हैं। इसके अलावा विदेशियों के विवरण भी भारतीय समाज में हैं। समय समय पर भारतीय समाज की विशालता, संप्रभुता, खुशहाली को देखकर विदेशी लोग भी भारतीय समाज में आए, भारतीय समाज पर आक्रमण किया, और आक्रमण करते समय उनके साथ आए प्रबुद्ध लोगों ने भी भारतीय समाज से संबंधित अध्ययन किए, उनको लिपिबद्ध किया और एक पुस्तक के रूप में, पांडुलिपि के रूप में वह आज भी विद्यमान है। उसके अंतर्गत यूनान का हिकेटियस, मिलेटस, हेरोडोटस, फारस का कैसियन, मैगस्थनीज, डायमैक्स, चीन के फाइयांग और हैंसांग आदि जैसे विद्वानों ने भी भारतीय समाज का विवरण एक पुस्तक के रूप में, पांडुलिपि के रूप में रखा है। और ये जो इनके द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तकें हैं, ये भी भारतीय समाज की विशेषताओं को, ऐतिहासिक संरचनाओं को हमारे सम्मुख रखती है। इसके अंतर्गत, इसके अलावा भी पुरातत्व लेख या पुरातत्व सामग्री भी भारतीय समाज की जानकारी हमें उपलब्ध करवाती है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण अवशेष आते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं, उनके माध्यम से भी हम भारतीय समाज के ऐतिहासिक सामाजिक संरचना को समझते हैं। सारनाथ, बोधगया, सांची, अमरावती के स्तूप, मुद्राएं, मूर्तियां एवं किले, ये सब जो पुरातत्व से संबंधित सामग्रियां हैं, स्तूप हैं, भवन हैं, किले हैं, के माध्यम से भी हमें भारतीय समाज की ऐतिहासिक या पौराणिक संरचना को समझने में काफ़ी मदद हमें मिलती है। जब हमने ये देखा कि भारतीय समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक बहुलतावाद हमें देखने को मिलती है, विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय है, विभिन्न प्रजातियों का समन्वय है, और इन सब का ज्ञान हमें इन धर्म ग्रंथों, सामाजिक ग्रंथों, विदेशियों के विवरण और पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त होता है। तो अब हम भारतीय समाज की जो प्राचीन से लेकर वर्तमान तक की जो अवस्था है, उसको हम 6 चरणों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ये 6 चरण कौन से हैं? भारतीय समाज की जो उद्गम है वह वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। इसलिए भारतीय समाज जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। उसके पश्चात वैदिक सभ्यता, जिसमें पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक 2 भागों में वर्गीकरण करके अध्ययन किया गया है। वैदिक सभ्यता के पश्चात जब उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म का पतन शुरू हुआ, तो हिंदू धर्म के पतन को कमज़ोर करने के लिए हिंदू धर्म से 2 धार्मिक नियमों की परंपराएं अलग होती हैं, जिन्हें हम बौद्ध धर्म व जैन धर्म के रूप में मानते हैं। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, वह वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने को मानने वाले क्षत्रिय समाज से निकलते हैं, राजपूत समाज से निकलते हैं, राजा से निकलते हैं। और जब वैदिक सभ्यता में ब्राह्मणकारी गतिविधियों में कर्मकांड, आडंबरवाद का गहन सम्मेलन हुआ, तो भारतीय वैदिक सभ्यता 2 बौद्ध धर्म व जैन धर्म के रूप में अलग होती है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म का जो भारतीय समाज का चरित्र है, भारतीय समाज की संरचना है या भारतीय समाज का इतिहास है, वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात हिंदू धर्म का पुनः उत्थान शुरू होता है
स्वर्णिम काल शुरू होता है, अर्थात हिंदू धर्म अपनी जो बुराइयां आ चुकी थी उनको दूर करना शुरू करता है। और उसके पश्चात का जो समय आता है जैन और बौद्ध धर्म के पश्चात का, वह आता है राजपूत काल के रूप में। इसे सल्तनत काल के रूप में भी जाना जाता है। राजपूत काल का जो अंतिम जो शासक था वह मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान था, जो भारत पर विदेशी आक्रमणकारी गतिविधियों से लड़ते हुए, भारतीय समाज को बचाते हुए, रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का विशेषतः आगमन हो जाता है। उनकी सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है, जिसे हम मुगल काल के रूप में जानते हैं। मोहम्मद गोरी के आक्रमण से 11वीं शताब्दी से ये शुरू होता है और 17वीं शताब्दी तक भारत में मुगल काल स्थापित रहता है। मुगल काल के समय भारतीय सामाजिक संरचना में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए और भारतीय समाज में अनेक जो परंपराएं हैं जिन्हें आज कुप्रथा के रूप में माना जाता है वो आई। उदाहरण के लिए पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा मुगल काल की देन है। बाल विवाह भी मुगल काल के प्रभाव से भारतीय हिंदू संस्कृति को मुस्लिम संस्कृति से बचाने के लिए बाल विवाह किए जाने लगे। बड़े पैमाने पर बाल विवाह आया। महिलाओं की जो परिस्थिति थी वह भी मुगल संस्कृति के प्रभाव के कारण अलग रूप से दिखाई देने लगी। मुगल काल की समाप्ति भारत में ब्रिटिश राज के आने के पश्चात शुरू होती है, ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात होती है। ब्रिटिशों ने भारत को एक आर्थिक उपनिवेश के रूप में माना और भारत की खुशहाली को, भारत की आर्थिक संपन्नता को लूटने के प्रयास से भारत में प्रवेश किया और उनका यह प्रवेश भारत में मुगल काल को समाप्त करता है और ब्रिटिश काल की स्थापना करता है। ब्रिटिश काल की स्थापना से भारत में मुगल कमज़ोर हुए। मुगलों के कमज़ोर होने से भारत में ब्रिटिश काल तेज़ी से पनपा और ब्रिटिश काल ने कई पश्चिमी सभ्यताओं और संस्कृतियों को भारतीय समाज में प्रवेश करवाया, जिसका परिणाम भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में सामने आता है, शिक्षा के रूप में सामने आता है, न्यायपालिका के रूप में सामने आता है, कार्यपालिका के रूप में सामने आता है और भारत का जो सामंतवादी और राजशाही चरित्र था उसके विनाश के रूप में भी सामने आता है। ब्रिटिश काल के अंतिम चरण जो थे वो 1940-1950 में थे। उसके पश्चात ब्रिटिश काल की भारत में समाप्ति तो होती है, परंतु पश्चिमी देशों की जो संरचना है वह भारतीय समाज स्वीकार कर चुका था और वर्तमान भारतीय समाज में आज पश्चिमी जो संस्कृति है उसका तेज़ी से प्रचार हो रहा है, तेज़ी से प्रसार हो रहा है और जो भारत की जो मूल संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति थी, उसका तेज़ी से विनाश भी हो रहा है और भारतीय समाज आज बहुत तेज़ी से सामाजिक परिवर्तन को अपना रहा है और आज एक ऐसी स्थिति में भारतीय समाज पहुंच चुका है जिसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी की जाना संभव नहीं है। और कई समाजशास्त्रियों ने, कई मानवशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन और आदिम समाजों के अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज की आगामी संरचना को के लिए कोई सकारात्मक टिप्पणी नहीं की, क्योंकि भारतीय समाज अपना मूल ढांचे और पश्चिमी संस्कृति के प्रसार के बीच में एक संघर्षरत स्थिति के रूप में है। तो इस तरह आपने देखा कि जो भारतीय समाज का जो अध्ययन है वह इन 6 काल क्रमिक चरणों के अंतर्गत किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध व जैन धर्म, राजपूत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और इसके पश्चात यदि देखें तो स्वतंत्र भारत, जो केवल लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र है लेकिन आज भी ब्रिटिश पश्चिमी देशों का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर है। पश्चिमी देश आज भी भूमंडलीकरण की अवधारणा के माध्यम से, अर्थात वैश्वीकरण की अवधारणा के माध्यम से आज भी भारत को अपना उपनिवेश बनाए हुए हैं। हालांकि वह भारत में रहकर कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में बैठकर भी भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारत की आर्थिक नीतियों को तय करते हैं। इस प्रकार भारतीय समाज की जो एक मोटी मोटी जो संरचना थी, ऊपरी जो संरचना थी,
उसका मैंने आज आपके सामने चर्चा की है। कल के व्याख्यान में हम आगे विविधता में एकता की बात करेंगे।